परवर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं, तो उसमें है बादामी गुफा या फिर बादामी चित्रकला या फिर चालुक्यकालीन चित्रकला। तो बादामी कहाँ पर है? कर्नाटक में। चालुक्य राजवंश के शासक कौन से हैं? मंगलेश और पुलकेशिन वन आदि का संरक्षण प्राप्त था। तो मंगलेश और पुलकेशिन वन का संरक्षण प्राप्त था। फिर वैष्णव धर्म से संबंधित थी। ये बादामी है कर्नाटक में। फिर चित्र इनके अजंता के समान है। विशेष क्या है? पुलकेशिन वन द्वारा अपनी पत्नी व सामंतों के साथ नृत्य का आनंद लेते हुए दिखाई देता है एक चित्र। एक सेकंड। फिर है पल्लव राजाओं, पांड्य राजा और चोल राजा। तो चोल, पांड्य और पल्लव के शासन काल में बीते चित्र। तो तमिलनाडु के पन्नामलाई, मंडकपट्ट, कांचीपुरम क्षेत्र में पल्लवों द्वारा निर्मित मंदिरों में बीती चित्र मिलेंगे। तो किन किन में? मंडकपट्ट, पन्नामलाई, कांचीपुरम। फिर राजा कौन था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम राज सिंह का योगदान यहाँ पे महत्वपूर्ण है। चित्रों में अलंकरण ज्यादा है और पन्नामलाई देवी की आकृति की लालित्यपूर्ण है। तो पन्नामलाई देवी की आकृति लालित्यपूर्ण है। फिर पांड्य राजाओं में, तो पांड्य राजाओं में दक्षिण भारत के तिरुमलई की गुफा और सीतानवशल जो केव है पुट्टुकोट्टई तमिलनाडु में, वहाँ पे जैन गुफाओं में चित्र मिलेंगे। तो दक्षिण भारत के तिरुमलईपुरम तिरुमलईपरम की गुफा और सीतानवसल केव जो कि है पुट्टुकोट्टई तमिलनाडु में, वहाँ पे जैन गुफाओं में चित्र मिलेंगे। यहाँ स्वर्गीय परियों के चित्र हैं। पीला रंग की प्रधानता है, अंगों में लचक है और आंखें बड़ी बड़ी है। फिर चोल राजा 11वीं सदी में तमिलनाडु के तंजावुर में और गंगईकोंड चोलापुरम के मंदिरों में, जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में। ठीक है। फिर प्रमुख राजा कौन था? राजराज चोल और राजेंद्र और राजराज सेकंड। तो दो परतों में चित्र मिलते हैं यहाँ पे। भगवान शिव के रूपों के चित्र मिलते हैं, जैसे कि कैलाशवासी शिव, नटराज शिव और त्रिपुरांतक शिव। फिर है विजयनगर के भित्ति चित्रकला का समझाइए। तो हम्पी कर्नाटक से त्रिची तमिलनाडु तक ये फैली हुई हैं। और मंदिर कौन सा है? जैसे विरूपक्ष मंदिर है। और आंध्र प्रदेश का है एक लेपाक्षी, जिसमें शिव मंदिर की दीवार पर चित्र हैं। फिर विषय वस्तु हिंदू देवी देवता हैं। और विद्यारण्य को पालकी में बैठाकर शोभा यात्रा का चित्र है। तो विद्यारण्य को पालकी में बैठाकर शोभा यात्रा का चित्र और विष्णु के अवतारों के चित्र हैं। फिर संरक्षण किसने दिया था? तो हरिहर ने दिया था, बुक्का ने दिया था, हरिहर बुक्का और कृष्णदेव ने। और इनके जैसे विशेषता क्या है? तो पुरुषों के पेट बाहर हैं, वे भारी हैं। तो कहाँ की विशेषता है? विजयनगर के। फिर नायक शैली के चित्रकला पर टिप्पणी। तो स्थान तिरुपारुकुनरम। तो कौन सा है? तिरुपारुकुनरम में श्रीरंगम और तिरुवरूर, मदुरई। ठीक है। तो स्थान है तिरुपारुकुनरम, श्रीरंगम और तिरुवरूर, मदुरई। और ये इनके संरक्षक थे नायक राजवंश। और इनका विषय हुआ करते थे रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला। फिर तिरुर तिरुवरूर, तो तिरुवरूर है, उसमें क्या लिखा है? मुच्चुकुंद जो कि है की कथा का चित्रण है। फिर है वर्धमान महावीर के जीवन का चित्रण है। ठीक है। विशेष क्या है? पुरुष आकृतियां की कमर पतली है। फिर केरल के भित्ति चित्र पर टिप्पणी करें। तो कोच्चि का डच महल है जहाँ पे, और फिर कायमकुलम का कृष्णपुरम महल है। फिर पद्मनाभपुरम महल है। और पुंडरीकपुरम का कृष्ण मंदिर है। और पनायरुकावु और तिरुकोडी थानम और त्रिपरयार का श्री राम मंदिर और त्रिशूर का वडुकुनाथन मंदिर। तो विषय क्या है? हिंदुओं की धार्मिक कथाओं, पौराणिक प्रसंग, रामायण महाभारत के चित्र। विशेष क्या है? कंपनशील व चमकदार रंगों का प्रयोग, मानव आकृति त्रिआयामी रूप में है। तो कंपनशील व चमकदार चित्रों का प्रयोग है।
कोच्चि के कौन से हैं? डच महल, कायमकुलम का कृष्णापुरम महल, और पद्मनाभपुरम का महल, फिर पुंडरीकपुरम का कृष्ण मंदिर, और पनायन काबू, और तिरुकोथीडानम। तो ये सब है। फिर मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला पे, तो नागर या उत्तर भारत मंदिर शैली की विशेषताएं, तो संपूर्ण मंदिर एक चबूतरे पर होता था। फिर उस तक पहुंचने हेतु सीढ़ियां हुआ करती थी। गुंबदाकार गुंबद हुआ, घुमावदार गुंबद हुआ करता जिसको शिखर कहते हैं। और गर्भगृह सबसे ऊंचे शिखर के नीचे। नागर में दूसरा प्रमुख वास्तु रूप है। और फिर फमसाना किस्म के भवन, तो फमसाना किस्म के भवन, तो नागर में दूसरा प्रमुख वास्तु रूप है फमसाना किस्म के भवन, जो रेखा प्रसाद की तुलना में अधिक चौड़े व ऊंचाई में कुछ छोटे होते हैं। फिर है नागर शैली के मंदिर में जैसे सूर्य मंदिर, कोणार्क का मंदिर, और नागर शैली के मंदिर हैं ये, ठीक है। फिर है वल्लभी शैली के मंदिरों की विशेषता बताइए, तो नागर शैली की उपशैली है वल्लभी, ये गुजरात में पाई जाती है। वल्लभी श्रेणी के वर्गाकार मंदिरों में मेहराबदार छतों से शिखर का निर्माण होता है। तो मंदिरों में मेहराबदार छतों से शिखर का निर्माण होता है, और मेहराबी कक्ष का किनारा गोल होता है। फिर है खजुराहो मंदिरों की विशेषता बताइए, तो मुख्यतः मध्य भारत में एमपी में पाए जाते 10वीं शताब्दी के आसपास के ये मंदिर हैं। चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित हैं। शैली नागर शैली में है। विशेषता कौन से हैं, जैसे कि ये क्या है, कामोद्वीप व श्रृंगार प्रदान प्रतिभाओं हेतु प्रसिद्ध है। किसमें? कामोद्वीप द्वीप जो भी है, कामोद्वीप व श्रृंगार प्रदान। और फिर है बिना बाहरी दीवार के मंदिर हैं, तो बिना बाहरी दीवार के मंदिर हैं। मूर्तियां पूरे उभार बाहर की ओर और नाक तीखी, मूर्तियां पूरे उभार हैं, बाहर की ओर है, और नाक तीखी है, आंख लंबी है। फिर 64 युगनी मंदिर, एक जैन मंदिर, ठीक है। फिर है लक्ष्मण मंदिर जो कि विष्णु को समर्पित है, और कंदरिया महादेव मंदिर, और विश्वनाथ मंदिर इत्यादि। फिर है नागर शैली के पश्चिम भारत के मंदिर, तो जिसमें सूर्य मंदिर, मोढेरा गुजरात की विशेषता बताइए, तो बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। मूर्तियां धूसर और स्लेटी से बने बेसाल्ट की हैं। तो बलुआ पत्थर का प्रयोग, मूर्तियां धूसर या स्लेटी से बने बेसाल्ट पत्थर की हैं। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इनका निर्माण हुआ है। सोलंकी राजवंश का संरक्षण प्रधान था, जैसे कि भीमदेव प्रथम। फिर सूर्य मंदिर के सामने सूर्य कुंड है। जलाशय के भीतर सीढ़ियों के बीच 108 देव स्थान है। और सूर्य मंदिर पूर्वामुखी है, अलंकृत, पूर्वामुखी है और अलंकृत है। फिर मंदिर स्थापत्य की पाल शैली का वर्णन करें, तो क्षेत्र बंगाल है, वर्तमान बांग्लादेश सहित बिहार, असम में भी पाया जाता है। संरक्षक पाल राजवंश थे। विशेषताएं क्या थी? मूर्ति काले रंग की थी। मंदिर छत झोपड़ी या बंगाली झोपड़ी जैसी छत है। फिर प्रभाव क्या है? स्थानीय शैली प्लस मुस्लिम शैली, जिसमें मेहराब हुआ करते हैं। फिर प्रमुख मंदिर है जैसे टेराकोटा का मंदिर विष्णुपुर में। फिर है पुरालिया का बाकुरा भवन, पुरालिया में बाकुरा भवन। और है शिव सागर मंदिर कहाँ पे? असम में। तो टेराकोटा मंदिर विष्णुपुर, शिव सागर मंदिर असम में, और पुरालिया का बाकुरा भवन। फिर नागर शैली शैली के पूर्वी भारत और उड़ीसा उप शैली के मंदिर स्थापत्य, जो क्षेत्र है इसका भुवनेश्वर और पुरी, उड़ीसा में। संरक्षक था इसका गजवंश के शासकों का। इसमें पहला है सूर्य मंदिर, जो ऊंचे आधार पर स्थित है। पहियों के 12 जोड़े हैं। बाह्य भाग अलंकृत है, अंदर साधारण है। शिखर देवल कहलाता है। जगमोहन मंडप, जगमोहन मंडप जो नृत्य हेतु था। फिर है पुरी जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, तो सेम वही वाली लिख देंगे। फिर नागर शैली के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र के मंदिरों की विशेषता बताइए, तो क्षेत्र जैसे कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल, कश्मीर की पहाड़ियां।
फिर है प्रभाव का था, गंधार शैली का प्रभाव था, गुप्तकालीन व गुप्तोत्तर कालीन प्रभाव था, बुद्ध व हिंदू मंदिर है। विशेषताएं क्या है मंदिरों के? मुख्य गर्भगृह व शिखर रेखा प्रसाद शैली में, मंडप काष्ठ वास्तु के पुराने रूप में, छत छोटीदार छत चोटीदार और डाल बाहर की ओर, मुख्य मंदिर जैसे पंडरे कौन सा है पंडरे थान का निर्मित मंदिर, कश्मीर का कारकोटा काल, फिर है पंडेर नाथ का मंदिर, और एक है कुमाऊं के मंदिरों में जैसे अल्मोड़ा के पास जगेश्वर मंदिर, पिथौरागढ़ के पास चंपावत में। नागर शैली द्रविड़ शैली के मंदिरों की अंतर, तो मंदिर नागर शैली में ऊंची कुर्सी पर होते थे, द्रविड़ शैली में जमीन पर। नागर शैली में प्रवेश द्वार नहीं होता था, द्रविड़ शैली में प्रवेश द्वार गोपुरम होता है। फिर नागर शैली चार दीवारी नहीं होती, चार दीवारी अनिवार्य है द्रविड़ शैली में। नागर शैली में प्रवेश द्वार गर्भगृह के पास मिथुनों या गंगा यमुना नदी की प्रतिमाएं मिलती हैं, पर गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास द्वारपालों की प्रतिमाएं मिलती हैं दक्षिण में। फिर नागर शैली में मंदिरों में एक साथ कई छोटे बड़े शिखर होते हैं, पर दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में यहाँ एक साथ कई छोटे बड़े शिखर नहीं होते। फिर क्षेत्र उत्तर भारत और इनका है दक्षिण भारत। मुख्य मंदिर कौन से? सूर्य मंदिर, कोणार्क, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, और इधर है मीनाक्षी मंदिर, श्रीरंगम मंदिर और गंगई कोंड चोलापुरम मंदिर। फिर पल्लव कालीन मंदिर स्थापत्य पे लेख, तो द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला का विकास पल्लव काल में हुआ था, जो कि पल्लव शासकों के द्वारा किया गया था, इसमें महेंद्र वर्मन फर्स्ट शैली आती है 610 से 640, फिर है मामल्लम शैली 640 से 674, और राज सिंह शैली 674 से 800, और नंदी वर्मन है जो आगे आएगी तो अब देखते हैं। महेंद्र वर्मन शैली जो 610 से 640 है, उसमें चट्टानों को काट कर गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया, चित्रित दीवारें थी, जैसे इनमें उदाहरण है महेंद्रवाड़ी, भैरव काड़ा। फिर है मामलम शैली, ये है 640 से 674, तो इसमें कौन कौन सी है? तो इसमें है जैसे मंडप व रथ मंदिरों का निर्माण हुआ है इसमें, और एक ही पत्थर से को काटकर स्तंभ व गोपुरम युक्त रथ मंदिर बनाए गए हैं, तो एक ही पत्थर को काटकर स्तंभ व गोपुरम युक्त रथ मंदिर। फिर है मंडप, मंडप कौन कौन से? जैसे द्रौपदी मंडप, अर्जुन मंडप, भीम मंडप, युधिष्ठिर, ठीक है, युधिष्ठिर रथ आदि तो मंडप, ठीक है। फिर राज सिंह शैली, तो राज सिंह शैली कौन सी है? 674 से 800 तक चली है, और नरसिंह बर्मन द्वितीय द्वारा ईंटों से निर्मित होते हैं। पहले तो ये नरसिंह बर्मन द्वितीय ने बनाए हैं पहले तो राज सिंह शैली, और फिर ईंटों से निर्मित है, पूर्वाभिमुख है ये, तटीय मंदिर है, पूर्वाभिमुख तटीय मंदिर, जिसमें महाबलीपुरम का विष्णु शिव मंदिर है, जलाशय है इसमें, शौर मंदिर है, और है फिर वैकुंठ पेरुमल मंदिर है, इसमें गर्भगृह, सभा मंडप, चार दीवारी, स्तंभ इत्यादि सभी विशेषताएं थी, और इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। फिर है नंदी वर्मन शैली, छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ, अलंकरण पर विशेष ध्यान है नंदी वर्मन में, और मुक्तेश्वर मंदिर कांची का, तो नंदी वर्मन शैली में मुक्तेश्वर मंदिर तो कहाँ का है? कांची का। और है परशुर परशुरामेश्वर मंदिर गुड़ी मलम का, तो नंदी वर्मन शैली में मुक्तेश्वर मंदिर कांची, परुष परशुरामेश्वर मंदिर गुड़ीमलम, और आगे जाकर चोल शासकों द्वारा द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला का विकास हुआ। तो नंदी वर्मन में छोटे छोटे मंदिर का निर्माण हुआ, अलंकरण पर विशेष ध्यान, ठीक है। फिर चौलकालीन मंदिर स्थापत्य में, जैसे कि राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर पर टिप्पणी, तो क्षेत्र है इसका तंजावुर तमिलनाडु, निर्माण करता है राज राजा चोल, राज राज चोल। फिर है विशेषता, चोटी पर एकाश्म शिखर है, जो चोटी पर एकाश्म शिखर है, और 3.08 मीटर ऊंचा कलश है, द्रविड़ शैली में है, दो गोपुरम है, शिखर के कोनों पर नंदी की प्रतिमाएं,
शिव को समर्पित है। फिर है राष्ट्रकूट द्वारा निर्मित कैलाशनाथ मंदिर एलोरा। तो क्षेत्र कौन सा है? एलोरा महाराष्ट्र। निर्माण करता है कृष्ण फर्स्ट। और शैली है मुख्यतः द्रविड़ शैली का प्रभाव है। और काल है 756 से 773 ईस्वी। विशेषता क्या है? भगवान शिव को समर्पित है, नंदी का देवालय है, उपासना कक्ष है, जीवंत शैलखंड पर उकेरा हुआ है। तो जीवंत शैलखंड है, उस पर उकेरा हुआ है, प्रवेश द्वार गोपुरम जैसा है। चालुक्यकालीन मंदिर स्थापत्य पर लेख। तो 5वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य में चालुक्य वंश ने शासन किया। इनके द्वारा निर्मित, एक सेकेंड। तो इनके द्वारा निर्मित मंदिर मुख्यतः वैशर शैली में हुआ करते थे। तो चालुक्य के कौन से? 5वीं से के मध्य से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य तक चालुक्य वंश राजवंश ने शासन किया। इनके द्वारा निर्मित मंदिर मुख्यतः वैशर शैली, नागर व द्रविड़ शैली का मिश्रण, जो कि निम्नलिखित हैं। विरूपाक्ष मंदिर है पट्टडकल में, विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में। फिर है उसकी पटरानी लोक महादेवी द्वारा निर्मित है। कौन सा? विरूपाक्ष पट्टडकल, विक्रमादित्य सेकंड के काल में उसकी पटरानी लोक महादेवी द्वारा निर्मित। फिर है महाकूट मंदिर, स्वर्ग ब्रह्मा मंदिर आलमपुर में, और एहोल का कर्नाटक का दुर्गा मंदिर, और है लड़खान मंदिर। तो क्वेश्चन अगला आएगा, वेसर शैली से निर्मित स्थापत्य पर लेख। तो आ सकता है राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित मंदिर लिख देना है, चालुक्य द्वारा मंदिर लिख देना है, और होयसाल द्वारा मंदिर भी लिख देना है। फिर होयसाला की मंदिर देखते हैं, एक सेकेंड। होयसाल द्वारा निर्मित मंदिर स्थापत्य पर लेख लिखिए। तो चोलों व पांड्यों के अवसान के साथ कर्नाटक के होयसालों ने दक्षिणी भारत की सत्ता हथिया ली। उनके द्वारा निर्मित मंदिर में प्रमुख मंदिर हैं जैसे बेल्लूर, हेलुबीड और सोमनाथपुरम के मंदिर। तो मंदिरों की विशेषता थी, मंदिर योजना तारे जैसी यानी तारकीय योजना, शैलकड़ी यानी घिया पत्थर से निर्मित थी। फिर है अलंकरण बहुत ज्यादा था। हल्लेबीडु में स्थित होयसालेश्वर मंदिर, जैसे कि होयसाल नरेश द्वारा बनाया गया था। फिर है वेसर या संकर शैली में, और तारकीय भू योजना व अलंकृत नटराज के रूप में शिव को समर्पित। फिर नालंदा शैली की मूर्ति कला पर लघु लेख लिखिए। तो सारनाथ की गुप्त शैली बिहार की स्थानीय परंपरा व मध्य भारत की परंपरा के संगम से जिस नई शैली का आविर्भाव हुआ उसे ही नालंदा शैली कहते हैं। तो नालंदा शैली कैसे कहते हैं? सारनाथ की गुप्त शैली, बिहार की स्थानीय परंपरा व मध्य भारत की परंपरा के संगम से, ये तीनों शैली के संगम से आविर्भाव हुआ। फिर विशेषताएं थी, प्रतिमाओं को सोच समझकर व्यवस्थित गढ़ा। फिर सेकंड, भीड़ भाड़ नहीं थी प्रतिमाओं में, जैसे कि कांस्यों से बनी जाती थी। फिर प्रतिमाएं त्रिआयामी रूपों में थी। अलंकरण सुकोमल था और बारीक था, जैसे कि महायान संप्रदाय से जुड़ी प्रतिमाएं, जैसे कि खड़े बुद्ध, बोधिसत्व, मंजूश्री कुमार। फिर है कमलासनस्थ व अवलोकितेश्वर। तो ये तो बोधिसत्व जैसे मंजूश्री हो गया, अवलोकितेश्वर हो गया, या कमलासनस्थ हो गया, ठीक है, कमलासनस्थ। फिर है वज्रयान संप्रदाय से जुड़ी प्रतिमाएं भी मिली है, ऐसे वज्र शारदा और खर खस खसरपण, ठीक है। मुख्य संरक्षण इनको दिया था पाल शासकों ने। तो यह है नालंदा शैली की। फिर है गोमटेश्वर स्थित बाहुबली की मूर्ति पर लेके, तो कर्नाटक के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है, और श्रवण बेलगोड़ा में स्थित यह प्रतिमा 18 मीटर ऊंची है, एक पत्थर से ही बनी है, बिना किसी सहारे पे खड़ी है, सबसे लंबी मूर्ति है। मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति व प्रधानमंत्री चामुंडा राय द्वारा बनाया गया था। तो मैसूर के जो गंग राजा के सेनापति थे, उनके द्वारा है। तो उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे चामुंड राय।
भारतीय कांस्य प्रतिमा बताएं। तो भारत में पाई जाने वाली कांस्य प्रतिमाओं पर लेख में आ जाएगा, जैसे प्रतिमाओं का काल सेकंड से 16वीं शताब्दी। इनमें मुख्यतः जैन, बौद्ध, देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। जैन में जैसे कि चौसा स्थल से जैन तीर्थकारों के आदिनाथ की प्रतिमा। फिर है चक्रेश्वरी, आदिनाथ की शासन देवी व अंबिका। फिर बुद्ध की प्रतिमाएं में जैसे वज्रयान शाखा की। फिर शिव परिवार की जैसे बिहार में गणेश 7वीं शताब्दी में कश्मीर में। फिर देवी की है चोलकालीन तमिलनाडु में। तो ये है। फिर इन मूर्तियों को लुप्त मोम विधि के प्रयोग से बनाया जाता था, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से, ठीक है। फिर मूर्तियां यज्ञ अनुष्ठान के लिए बनाई गई थी। फिर है भोग चढ़ाने के बर्तन कांसे के बने थे। फिर है पल्लव काल व चोल काल के शासन के में उत्कृष्ट स्तर की कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई, जैसे चोल वंशीय विधवा महारानी सेवियान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेख है। तो कौन सी चोल वंशीय विधवा महारानी, कौन सी, सेवियान महादेवी, उसके उसने बनवाई है काफी प्रतिमाएं। तो ये है अपनी कौन सी, कांस्य प्रतिमा। फिर है नटराज की मूर्ति। तो नटराज की शिव मूर्ति चोल शासनकाल में विकसित सुप्रसिद्ध प्रतिमा, जिसमें शिव दाहिनी टांग पर संतुलित खड़े हैं, इसी टांग के नीचे अज्ञान या विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। अज्ञानता के दैत्य अपस्मार, ठीक है। साथ ही शिव भुजंगासित की स्थिति में बाई टांग को उठाए हैं। तो भुजंगात्रासित की स्थिति में बाई टांग को उठाए हैं, जो कि तिरोभाव यानी भक्त भक्त के मन से माया का पर्दा हटाने का घोतक है। तो अपन लिखेंगे शिव तिरोभाव मुद्रा में खड़े हैं, जो कि भक्त के मन से माया का पर्दा हटाने का घोतक है। मुख्य दाहिना हाथ अभय अस्त की मुद्रा में डमरू लिए है, और जटाएं दोनों ओर छिटकी वृत्ताकार ज्वाला को छू रही हैं, जो नृत्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए हैं। फिर कांसे की मूर्ति बनाने की लोप्त-मोम विधि की तकनीक क्या है? तो है ठोस मधुमक्खी के विशुद्ध मोम से सबसे पहले किसी प्रतिमा का हाथों प्रतिरूप हाथों से तैयार किया जाता है। तो ठोस मधुमक्खी के विशुद्ध मोम से सबसे पहले किसी प्रतिमा का प्रतिरूप हाथों से तैयार किया जाता है। तत्पश्चात मिट्टी, रेत, गोबर के लेप की मोटी परत प्रतिमा के चारों ओर लगाते हैं। इसके एक खुले सिर पर मिट्टी का प्याला बना दिया जाता है। इसमें पिघली हुई धातु डाली जाती है। उपयोग की जाने वाली धातु का वजन प्रयुक्त मोम से 10 गुना अधिक रखा जाता है। तत्पश्चात मिट्टी से लेप की हुई मोम की आकृति को आग पर रखकर आग रख देते हैं। पिघली हुई धातु उड़ेलते हैं, अर्थात पिघली मोम नलिका से बाहर आ जाती है व धातु अंदर चली जाती हैं। बाद में प्रतिमा को छेनी व रेती से चिकना किया जाता है और चमकाया जाता है।